नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, अभी तक हमने पिछले 2 वीडियो में आपसे चर्चा की है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ध्रुव तारा क्या है, ब्लैक होल क्या है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा विस्फोट क्या है, इन सब के बारे में चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम समझते हैं अपने सौर मंडल की संरचना को, जिसमें हमारी पृथ्वी यानी हमारा ग्रह स्थित है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल सूर्य, पृथ्वी सदृश ग्रहों, विभिन्न उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है। यानी सौरमंडल क्या है, जिसमें सूर्य है, पृथ्वी के जैसे कई ग्रह हैं, उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है, जिसमें सूर्य एक तारा है। ठीक है, तारा इसे क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सूर्य के पास स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, और वो स्वयं का प्रकाश क्यों है? क्योंकि इसके केंद्र में हाइड्रोजन लगातार हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ये तारा है तथा इसके 8 ज्ञात ग्रहों में, यानी इसके 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं। यह ग्रह परवलयाकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परवलय मार्ग कह सकते हो इसे दीर्घ वृत्ताकार भी कह सकते हो। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करते हैं ये भी सभी ग्रह। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। ये हमारा सूर्य है, जो कि एक तारा है। ठीक है, इसके 8 ग्रह हैं। मरकरी यानी कि बुध, ठीक है, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, ठीक है, यूरेनस यानी कि अरुण और नेपच्यून यानी कि वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं। इसके अलावा कई सारे इसमें उपग्रह भी हैं। ठीक है, और अन्य आकाशीय पिंड हैं जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये अन्य आकाशीय पिंड हैं। इन सबको मिलाकर के ही आपके सौरमंडल का निर्माण होता है। और इसे सौरमंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से ही ये पूरा सौरमंडल प्रकाशित होता है आपका। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, यही सबको प्रकाश देता है, इसलिए इसे सौरमंडल कह सकते हैं। यानी हमारे सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा एवं प्रकाश का मुख्य स्रोत है। इस आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। केंद्र में है, इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और ये संपूर्ण सौरमंडल को ऊर्जा और प्रकाश, ये दोनों इन्हें देता है। ठीक है, तो इसी आधार पर, यानी ऊर्जा और प्रकाश के आधार पर खगोलीय पिंडों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे कि तारे। यानी कि जो खगोलीय पिंड हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तारा, दूसरा है आपका ग्रह। ठीक है, तो जिनके पास स्वयं की ऊष्मा है और स्वयं का प्रकाश है वो तारा कहलाते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश के लिए सूर्य के समान तारों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए बात करते हैं अब सबसे पहले सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य की। सूर्य एक मध्यमा आयु का मध्यम तारा है। इसका व्यास लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। कितना है व्यास इसका? लगभग 13.9 लाख किलोमीटर है। सूर्य की आयु वर्तमान आयु लगभग यानी सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। ठीक है। और दोस्तों हमारी पृथ्वी की कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। ठीक है। और सूर्य की कितनी है? 4.7, यानी हमारी पृथ्वी से ज़्यादा बड़ा नहीं है सूर्य। सूर्य के द्रव्यमान का 70.6% हिस्सा हाइड्रोजन और 27.4% हिस्सा हीलियम से बना है। ठीक है। यानी जो सूर्य का द्रव्यमान है उसमें हाइड्रोजन का हिस्सा ज़्यादा है, लगभग 70.6%, और हीलियम का हिस्सा कम है, यानी 27.4%। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। यानी मान लीजिए ये सूर्य है और ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो सूर्य से जब प्रकाश चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में? 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि लगभग 500 सेकेंड का समय लग जाता है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है। इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस है। सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, यानी सूर्य के पास कोई खुद का उपग्रह नहीं है। साथ ही सूर्य पर किसी छल्ले का भी विद्यमान नहीं है, यानी कि इसमें ना तो कोई उपग्रह है इसके पास, ना इसमें कोई छल्ले विद्यमान है। सूर्य की संरचना को 6 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो सूर्य की संरचना है उसको 6 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो पहले केंद्र हो गया, यानी कि कोर। इसके बाद विकिरण क्षेत्र यानी रेडिएटिव जोन, संवहनी क्षेत्र यानी कन्वेक्शन जोन, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल, एवं कोरोना। ठीक है। तो सूर्य की संरचना को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यह सूर्य का केंद्रीय भाग है। ठीक है। जिसे हमने नाम दिया है इनर कोर। इसके बाद जो दूसरी परत है उसे हमने कहा है रेडिएटिव जोन यानी विकिरण क्षेत्र। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है इसमें यह है संवहनी क्षेत्र यानी कन्वेक्शन जोन। इसके बाद है आपका सब सरफेस फ्लो, यानी कि जहाँ से विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं। इसके बाद सूर्य का जो प्रकाशित क्षेत्र है उसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल। इसके बाद का क्षेत्र जो है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल, और जो सबसे लास्ट में आपका है वो है कोरोना। ठीक है। इसी कोरोना के कारण ही दोस्तों जो 2019 में हमारे पूरे विश्व में जो कोरोना आया था पृथ्वी पर, इसी के कारण इसका नाम दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। आगे देखते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गर्म होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अगर 45 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो जाता है तो हम उसे हीट वेव का नाम देने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितना तापमान है सूर्य के केंद्र में? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यानी लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सेल्सियस है, जो नाभिकीय संलयन के अनुकूल है। नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियर डिफ्यूजन। इसमें हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो हीलियम में लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है। यही आपका नाभिकीय संलयन है, और नाभिकीय संलयन ही सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत यानी प्रकाश मंडल से अधिक है। सूर्य का जो भाग हमें दृष्टिगोचर होता है, यानी कि सूर्य का जो भाग हम देख पाते हैं, उसे ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी फोटोस्फीयर कहते हैं।
और इसका जो तापमान है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। यानी प्रकाश मंडल का तापमान कितना है जिसे हम देख पाते हैं 5500 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं केंद्र का कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यानी कि केंद्र का बहुत अधिक तापमान है। प्रकाश मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। सौर कलंक यानी कि सौर धब्बे पाए जाते हैं। क्रोमोस्फीयर का आरंभ प्रकाश मंडल की उस ऊपरी परत से होता है जहां ऋणात्मक हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। यानी कि प्रकाश मंडल की ऊपरी सीमा तक जो धनात्मक हाइड्रोजन है रहता है, ठीक है, और जैसे ही हाइड्रोजन कम होने लगता है ऋणात्मक हाइड्रोजन, वो क्रोमोस्फीयर का क्षेत्र हो जाता है। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को स्पिक्यूल कहा जाता है। यानी कि क्रोमोस्फीयर में गैसें उठती हैं लगातार, जिन्हें हम स्पिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी इस मंडल में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे सौर ज्वाला कहते हैं। यानी कि सौर ज्वाला और स्पिक्यूल कहाँ की घटना है किस मंडल की, तो वो क्रोमोस्फीयर की घटना है। क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच 100 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी पाई जाती है जहां पर तापमान अचानक से बढ़ता है। यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच भी एक पट्टी है 100 किलोमीटर की, जहां पर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। प्रकाश मंडल का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है उसे हम क्रीट या कोरोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी जब सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण आपका कब होता है तो अमावस्या को होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो अमावस्या यानी सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई पड़ता है सूर्य का, उसे हम क्रीट या कोरोना के नाम से जानते हैं। संपूर्ण सौर तंत्र यानी संपूर्ण सौरमंडल से होकर प्रवाहित होने वाली पवन को सौर पवन कहते हैं। सौरमंडल से नहीं कहेंगे दोस्तों, संपूर्ण सौर तंत्र। यानी कि इस चित्र में अगर आप देख पाएंगे तो ये का पूरा आपका एक सौर तंत्र है, ठीक है। तो इससे होकर जो पवनें गुजरती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, सौर पवन के नाम से जानते हैं। फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, यह एक गैसीय संरचना है जिसमें 90% हाइड्रोजन और 9% हीलियम तथा 1% भारी तत्व हैं। यानी फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में किन गैसों की प्रधानता है, हाइड्रोजन जो कि 90% है, हीलियम जो कि 9% है, और 1% अन्य भारी तत्व हैं से एक गैसीय संरचना है। फोटोस्फीयर सूर्य के बाह्य प्रकाशित सतह को कहा जाता है। यानी कि सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की बाह्य सतह जो प्रकाशित हो रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। और ये फोटान की अधिकता पाई जाती है। यानी फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल में किसकी अधिकता है, तो फोटानों की अधिकता है। फोटोस्फीयर की सतह समान मोटाई वाली ना होकर असमान है, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। इन्हें ग्रैन्यूल कहा जाता है, ठीक है। यानी फोटोस्फीयर समान मोटाई की नहीं है, ठीक है। इसमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण हैं और इन्हीं प्रकाशित कणों को हम ग्रैन्यूल कहते हैं। फोटोस्फीयर में ठंडे व काले धब्बों को सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। यानी फोटोस्फीयर में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जो ठंडे भी हैं और काले भी हैं, उन्हें ही हम सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फैकुला कहा जाता है। इन सब चीज़ों में डिफरेंस दोस्तों आपको याद रखना है। छोटे छोटे प्रकाशित कण जिन्हें ग्रेन्यूल कहा जाता है, ठंडे व काले धब्बे जिन्हें सौर कलंक या सौर धब्बा कहा जाता है, गर्म और प्रकाशित भाग जिन्हें फैकुला के नाम से जानते हैं। ये सब किस परत में है, तो ये फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल में है, ठीक है। आगे देखते हैं। सौर कलंक की सर्वप्रथम खोज गैलीलियो महोदय ने की थी।
और आपको याद होगा कि गैलीलियो ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1610 में दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, 1610 में दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो इन्होंने सौर कलंक की खोज भी की थी सर्वप्रथम, और इन्होंने हमारी दुग्ध मेखला की खोज भी की थी। ठीक है, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक क्या है? ठंडे व धब्बे वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहा जाता है। यानी आपको बताया कि सौर कलंक जो है ठंडे और धब्बे वाला क्षेत्र है, काले धब्बे वाला क्षेत्र है। तो काले धब्बों को क्या कहा जाता है? यानी जो काले केंद्र हैं उन्हें अम्बरा कहा जाता है। तथा इसके चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र है। यानी कि एक तो आपका काले रंग का क्षेत्र है जिसे अम्बरा कहते हैं, और एक हल्के रंग का क्षेत्र है जिसे हम पुनुम्बरा कहते हैं। दोस्तों ये सब आपको याद रखना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे सीधा पूछ सकता है कि काले केंद्र के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो अम्बरा, और हल्के रंग के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो पुनुम्बरा कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई सूर्य की जो सौरमंडल का मुखिया है। इसके बाद बात करते हैं ग्रह यानी कि प्लैनेट की। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में ग्रह की नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार ग्रह उन्हीं आकाशीय पिंडों को माना जाएगा। यानी कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1919 को हुई थी। मुख्यालय आपका यानी हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो पेरिस आपका कहाँ पर है, किस देश की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है। तो 2006 में बैठक हुई थी जिसमें ग्रह कौन होंगे इसकी एक परिभाषा दी गई। तो कौन हो सकता है ग्रह, यानी कौन सा ऐसा आकाशीय पिंड है जिसे हम ग्रह कहेंगे? तो जिस आकाशीय पिंड की अपनी निश्चित कक्षा है परिक्रमा करते हैं, यानी कि अगर वह एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं तो उसे हम ग्रह कहेंगे। ऐसे खगोलीय पिंड जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपनी कक्षा के आसपास अव्यवस्थित अन्य पिंडों जैसे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु को या तो खुद में समाहित कर लें या कक्षा से पूर्णतः बाहर कर दें, या फिर कुछ उनमें से चंद्रमा बन जाए यानी कि उपग्रह बन जाए, तो भी हम उसे ग्रह कह सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि पहली बात तो उसकी एक अपनी कक्षा हो जिस पर वो चक्कर लगाता है सूर्य का। इसके बाद उसमें इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए कि वह आसपास के पिंडों को जैसे उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को अपने में मिला ले, या तो फिर अपने रास्ते से उन्हें पूर्णतः बाहर कर दे या उन्हें उपग्रह में कन्वर्ट कर दे, तो उसे हम ग्रह कहेंगे। इसके बाद है कि ऐसा खगोलीय पिंड जिसमें पर्याप्त द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान होगा दोस्तों, द्रव्यमान हो ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से अपने लगभग गोलाकार स्वरूप को संतुलित रख सके। यानी कि उसमें पर्याप्त मात्रा में द्रव्यमान होना चाहिए ताकि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से वह गोलाकार रूप में बना रह सके। ठीक है, इसके अलावा ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, हमने आपको बताया है कि जो सौर मंडल है उसमें प्रत्येक खगोलीय पिंड को जो ऊष्मा और प्रकाश मिलता है वो सूर्य से मिलता है, सूर्य जो कि एक तारा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रहों के पास भी अपना कोई प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। ये सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। ठीक है, यानी कि
आप खुद से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक स्थान पर आप खड़े हैं और अपने ही स्थान पर घूम जाएं आप, तो वो आपका क्या होगा, घूर्णन या परिभ्रमण होगा। इसी प्रकार जो ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं यानी घूमते हैं, उन्हें घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। जबकि उनका सूर्य के चारों तरह चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। यानी कि आप अपने से ही समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्थान है आपका और आप जब उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं चारों ओर से, तो वो आपका क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। और जब आप अपने ही स्थान पर घूम जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। दोस्तों इस चित्र में आप आराम से समझ सकते हैं, हम पृथ्वी से रिलेट करके आपको बता रहे हैं। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वह लगभग 365 दिनों में पूरा कर लेती है। ठीक है, तो सूर्य का जब ये एक चक्कर 365 दिन में करती है तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, लेकिन यहीं पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और अपने अक्ष पर घूमते हुए वह 24 घंटे में एक चक्कर घूम जाती है। तो अपने स्थान पर जब घूमती है यानी कि 24 घंटे वाला जो चक्कर है आपका, वो इस पृथ्वी का क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है या परिभ्रमण कहलाता है। आपको दोस्तों परिभ्रमण और परिक्रमण में डिफरेंस याद रखना है। परिक्रमण का संबंध आप परिक्रमा से ले सकते हो कि किसी भी स्थान के चारों ओर जब हम घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमण है। तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी भी सूर्य का एक चक्कर लगाती है जो कि आपका होता है 365 दिनों का लगभग, तो वह परिक्रमण है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर, ये आपको धुरी दिखाई दे रही होगी दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रूप में, तो अपनी धुरी पर भी वह पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, जो कि कितने समय में हो जाता है, लगभग 24 घंटे में पूरा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे दोस्तों एक चित्र के माध्यम से आपको सूर्य और उसके ग्रह दिखाए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो डॉट डॉट लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये लाइनें ये बता रही हैं कि जो ग्रह हैं, जो अलग अलग ग्रह हैं, ये इसी कक्षा में यानी इसी लाइन में चक्कर लगाते हैं सूर्य का, यानी परिक्रमा करते हैं। जैसे आप बुध को देख पा रहे होंगे, बुध एक परिक्रमा पूरी करता है इसी कक्षा में। तो ये सब कक्षाएं हैं इनकी। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम आप देख पा रहे होंगे। ये तो सन है आपका, सबसे पहले आपका मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, ये आपका बुध है, ये आपका है शुक्र, ये अपनी पृथ्वी है यानी कि अर्थ, ये मार्स है यानी कि मंगल, ये जुपिटर है यानी कि बृहस्पति, ये सैटर्न है यानी कि शनि। ठीक है, और ये आपका यूरेनस है यानी कि अरुण, और ये आपका नेपच्यून है यानी कि वरुण। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो है बुध आपका, और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वो है आपका नेपच्यून यानी कि वरुण। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है अपनी पृथ्वी। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह आपको दिखाई दे रहा होगा बुध, ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, पहले के जो 4 ग्रह हैं आपके, इन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और जो बाद के 4 ग्रह हैं उन्हें हम आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह कहते हैं। इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह, जो कि हैं आपके बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी और मंगल,
बाह्य ग्रह जिसमें आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है दोस्तों, वर्तमान समय में सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं जिनका वर्गीकरण निम्न है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 ग्रह आपको दिखाए गए हैं। मरकरी यानी कि बुध 1, शुक्र दूसरा, पृथ्वी तीसरा, मंगल चौथा, बृहस्पति 5वां, सैटर्न यानी शनि 6वां, अरुण 7वां और वरुण 8वां। ये 8 ग्रह हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करते हैं। कल हम बात करेंगे आपसे एक एक ग्रह की और उन ग्रहों की अपनी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।